हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री की 6th क्लास की। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 8। पार्ट 1 से लेके 7 तक मैंने पढ़ा दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। जो बच्चे 6th क्लास में हैं उनके लिए भी है, और जो सरकारी जॉब के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। तो आप इसको देख सकते हैं। हम इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, ज़्यादा जो नहीं रहेगा हम उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोहार की दुकान पर प्रभाकर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 250 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते हुए उपयोग प्रमाण मिलता है। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल में इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया है। तो जैसे जो खेतों में पहले जुताई होती थी वो हल से जोतते थे, और वो हल क्या के होते थे? लकड़ी के। पहले लोहे के हल नहीं होते थे, पहले लकड़ी के बनाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने लोहे का बनाया, तो उससे कम मेहनत में ज़्यादा खेत जुतने लगे और जल्दी काम होने लगा, इसलिए लोहे के हल बनने लगे, वरना पहले लकड़ी के होते थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम सिंचाई। समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उसके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। इस तरह की कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। तो ये देखिए, ये पहले होते थे लकड़ी के हल, फिर उसके बाद ये वाला है लोहे का, ठीक है। और ये भी एक लोहे का औजार है, ठीक है। औजार की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हसलिया, कुल्हाड़ी और सरसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका उपयोग रोज करते हैं, ठीक है। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई के आय परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में से सही वाक्य भरो। तो इसको पढ़ के ये खाली स्थान भरने हैं। तो हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सिर्फ बुक पढ़ाते हैं, ठीक है। क्योंकि जो स्टूडेंट सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। गांवों में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी, ठीक है। भूस्वामी को बेल्ला, साधारण हलवाहों उड़वार और भूमिहीन मजदूर खेडेसियार और आदिमई कहलाते थे। तो कौन से थे? ये आपने अभी पढ़ा है, ठीक है।
3 तरह के लोग होते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। तो जो ग्राम भोजक का पद था तो उस पे सबसे बड़ा जो भूस्वामी होता था उसको मतलब वे बनाते थे। साधारण इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी-कभी पुलिस का भी काम करते थे। तो जो ग्राम भोजक होते थे वही पुलिस का भी काम करते थे और कर भी वसूलते थे। और जो मतलब झगड़ा निपटाना जो पुलिस करती है वो सब काम ग्राम भोजक के दास दासियाँ नौकर या नौकरानी करते थे। ठीक है। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इसमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरी ज़मीनों पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कई शिल्पकार भी होते थे। ठीक है। तो कई तरह के मतलब ये लोग होते थे जैसे आपने ये पढ़ा। ठीक है। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इसकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते थे। ठीक है। नगर क्या कहती है। कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकार और पुरातत्वविद। ठीक है। इसको पढ़ते हैं। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुकों ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई जिसमें यह बताया गया कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो हम इसको आगे इस कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है। एक निर्धन की चतुराई। तो इस कहानी में ये बताया गया है कि एक निर्धन व्यक्ति धनी कैसे बना। ठीक है। आइए इस कहानी को पढ़ेंगे। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाली बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तों से भर गया। उनकी माली इसे साफ कराने की बात से परेशान हो उठे। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियाँ और पत्ते उसे मिल जाए तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनियों को
टहनियों और पत्तों के बदले इन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते इन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी इधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापार 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास की गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। इन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब तक घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक से घास 1000 सिक्के में खरीद ली। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम करते रहना चाहिए। जब हम काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ना करने से कुछ नहीं होता, करना ही पड़ता है तभी कुछ होता है। तो उसके पास पहले एक चूहा था, उसने उसको बेचा। फिर उन्होंने बच्चों को लगाकर लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसको बेचा, फिर पानी पिलाया। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि काम करते ही रहना चाहिए। जब काम करेंगे तभी कुछ होएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांवों या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलाकार ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वार पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ये दिल्ली में मिला बाल्यकूप। हड़प्पा जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है? तो एक जलीकूप है ये। ठीक है, नीचे सांची की मूर्ति कला। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी की या पत्थर से? क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। ये रही इमारत। तो ये सही कह रहे हैं, इसको पहचानने में नहीं आ रहा है ये किस चीज़ से बनी हुई है। तो अभी हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। आप इसको देख सकते हो, ये है। ठीक है, अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, उसमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। ठीक है,
जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहर में बल्लेकूप मिले हैं। ये बल्लेकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। क्या ये बल्लेकूप लोगों के घरों में होते थे? तो ये जो बल्लेकूप आपको दिखाया है, जिसे आज हम बोलते हैं उसे, जिसमें नहाते हैं हम, वॉशरूम बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, तो पहले उनको बल्लेकूप बोलते थे। ठीक है, ये घरों में मिले हैं या नहीं, ऐसे ही घरों में, हर घर में मिलते थे, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। तो जो महल थे, बाजार थे, और मतलब कच्ची मिट्टी के घर थे, छप्पर थे, तो उनके अवशेष नहीं मिल पाए, क्योंकि वो ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकते, वो मतलब गल गए। ठीक है, मिट्टी के थे तो टूट गए। आइए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरण द्वारा भी पता चलता है कि ऐसा ही एक विस्तारित वर्णन किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र 7 में भ्रूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ठीक है, तो इसको पढ़ लेते हैं। बेरीगाजा की कहानी, भ्रूच का नमूना नाम। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, सॉरी, एक मिनट, मैं इसको अभी सही कर देती हूँ। नहीं, ऐसा हो जाता है कभी कभी, इसको भी सही कर देती हूँ। एक मिनट प्लीज़, तो मैं इसको सही कर देती हूँ। हो गया। कभी मिस्टेक हो जाती है, हाथ लग जाता है ना, तो हो जाता है। ठीक है, बेरीगाजा के सक्रिय खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चलाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरीगाजा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्के का आयात होता था। ठीक है, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात होता था। तो आयात मतलब लाना और निर्यात मतलब भेजना। ठीक है, तो आदान प्रदान मतलब ये करते थे, चीज़ को भेजते थे और लेते थे। ठीक है, राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गाहक, किशोर सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। मतलब जो चीज़ वो गिफ्ट लाते थे उनके लिए। ठीक है, हाथ सिक्के के बारे में ये दिया गया है, आप इसको पढ़ेंगे। चलिए, आहत सिक्के सामान्य, आयताकार और कभी कभी
वर्गाकार या गोल होते थे। ये तो धातु की चादर काटकर या धातु के पट्टे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के कहलाए हैं। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते थे और ईसा के प्रारंभिक सदियों तक ये प्रचलन रहे। ये ऐसे सिक्के होते थे, ठीक है। ये है, ठीक है। इससे सोने से डिजाइन बनाया हुआ है, सोने चांदी से। सिक्के के बारे में पढ़ते हैं। इस तरह के सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिए गए हैं, ठीक है। चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों के आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा जाता था, ठीक है। ये कहानी है, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा, ठीक है, लगभग 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा? मथुरा, ठीक है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्ते पर स्थित था। तो जहाँ से व्यापार के दो रास्ते थे, वहाँ पर ये मथुरा, मतलब 2 रास्ते थे मथुरा के। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिमी से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसके अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तिकार बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है, जहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। तो यहीं पर जैसे कृष्ण का यहीं पर जन्म हुआ था मथुरा में, ठीक है। कृष्ण जी का कृष्ण लीला में जो दिखाया गया है इनका दृश्य, ठीक है। आप वैसे धार्मिक चीज़ें भी आपको जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। कृष्ण जो थे वो मथुरा में ही जन्म लिया था इन्होंने, जहाँ पर अपने मामा कंस का वध किया था और गोकुल में ये पले थे, ठीक है। इनके बारे में और बस इतना ही काफ़ी है। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षेप अभिलेख जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इन प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिले हैं। शिल्प तथा शिल्पकार। पूरा स्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत से पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं।
जिन्हें उत्तर काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये उत्तर भाग में ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पाद बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिणी में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे, जहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे। इन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रत्यक्ष देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण कराना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणी व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियों बैंकों के रूप में काम करते थे, जहां लोग पैसा जमा करते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दे दिया जाता था। ठीक है, तो पहले बैंक नहीं होते थे। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। उत्तरी काले चमकीले पात्र, तो जिन पात्रों के बारे में हम बात कर रहे थे उनके बारे में पढ़ेंगे। ये एक कठोर चाक निर्यात धातु तरह की दिखने वाली तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ठीक है, मतलब तेज ताप में उनको पकाया जाता था, जिस कारण वे पूरे ही काले पड़ जाते थे और उन पे फिर एक काली मिट्टी का भी लेप लगाकर, ताकि वो अच्छे से चमक जाए। ठीक है, पेंट की जगह पर। सूत काटने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में कारखानों के सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम के विधवाओं, सक्षम अक्षम महिलाएं, भिक्षुणी, वृद्धा, वेश्याओं, राजा के आकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और आकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है सूत काटने के लिए। इन्हें इसके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। इन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है। वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती थी और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा दिया जाता था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी, उन्हें अपना माल कारखानों तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह से जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखा या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। वहाँ पर जो लोग काम करते थे, वो कुछ काम गलत करे या काम सही से ना करे या पूरा ना करे तो उनको सज़ा मिलती थी, और औरतों का अंगूठा भी मतलब काट लिया जाता था। कितनी पहले सजाएं ऐसी होती थी।
और इन काम को जैसे विधवा है, ये घर पे रहने वाली है जो बाहर या आ या जा नहीं सकती, उनको ये काम दिया जाता था, पर उनको हटाया नहीं जा सकता था। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पतन था जहां दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। जहां ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा होगा। मध्य भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एराफोर जैसे पात्र मिले। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से भी जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता है। ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे कहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही साथ छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े के रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्धमूल्य पत्थरों से मनके बनाने का पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र में पढ़ेंगे। यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अमेरिका तथा पश्चिमी एशिया तक पहला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर का बनाया है। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल बनवाए। इन्हें चारों तरफ से दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। इन्हें स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्री तथा पुरुष के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाहों सेतु के जरिए शहर के स्नानागारों, फलवारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।